क्लास तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई लाइव स्ट्रीम में। चाहे आप इसको लाइव स्ट्रीम कहें, चाहे आप इसको अपनी वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ स्ट्रीम में क्या चल रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। स्ट्रीम के लिए हमारा जो ऐप है, अभी जो हमारा मेन ऐप है वो अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे चल रहा है, उस पर मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग पूरी चल रही है, रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको लाइव में दिख रहा है यूट्यूब पर वाईटी पर आपको दिख रहा है तब बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिख रहा है तब भी और अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं आपको क्या कर दूंगा, अब मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। आपको इसकी रिकॉर्डिंग जैसे आपको पिछले वाले लेक्चर की, यानी जिसमें हमने उसको ख़त्म किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, उसी तरह से हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा है तो बहुत सही है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। हेरेडिटी आपके चैप्टर का नाम है भाई। थोड़ा सा परेशान हुई स्ट्रीम के चलते, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाहे आपको रिकॉर्डेड मिले चाहे आपको लाइव मिले, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको नहीं है। सारी चीज़ के लिए हम बराबर रहेंगे। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन आपको थंबनेल पर अगर दिख रहा हो, वैसे पता नहीं थंबनेल दिख भी रहा है कि नहीं, तो अगर थंबनेल दिख रहा होगा तो हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन मैंने लिख रखा है। तो कहीं कहीं पर एवोल्यूशन भी जोड़ते हैं, कहीं कहीं पर नहीं जोड़ते हैं। तो हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का बेसिकली भाई, क्लास 10th का ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये जो क्लास 10th है अच्छी बात है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने क्लास 9th के कुछ टॉपिक कर लिए थे मैथ्स के अंदर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। इसलिए मुझे जब दिखता है हाँ ये क्लास 10th का है तो मैं थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक चैप्टर को, एक एक चीज़ को अच्छे से, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे लाइव आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, रिकॉर्डिंग हमारी फुल ऑन हो रही है अच्छे से, चाहे और कोई दिक्कत हो चाहे ना हो। लेकिन एक बार चलो कोई बात नहीं, हटो, ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग में जो जो देख रहे हैं उनको भी दिक्कत होती है ना। तो ये हेरिडिटी चैप्टर को स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या कह रहा है, पहला टर्म है भाई, मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ें, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में आपको जाने चाहे ना जाने, उस चैप्टर के नाम का मतलब तो ज़रूर से जान ले, चाहे आप किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हों चाहे जो पढ़ रहे हों, ठीक है। तो कुछ जाने चाहे ना जाने, उस चैप्टर का नाम तो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस चैप्टर का नाम तो जान लेना चाहिए। तो चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, ये है द प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स पास डाउन ट्रेट टू दियर चिल्ड्रन। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होते हैं, जिसके द्वारा जो पेरेंट्स हैं अपने, वो क्या करते हैं, वो अपने ट्रेट्स को, अपने गुणों को क्या करते हैं, पास डाउन करते हैं, देते हैं किसको, अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को। यानी हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी है एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या करते हैं, जिससे पेरेंट्स क्या करते हैं, पास डाउन करते हैं अपने ट्रेड्स को। ट्रेड्स शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक, अपने चिल्ड्रंस तक। अब यहाँ पर इमेज दे रखी है, बता भी देता हूँ। ये इमेज किसकी है आपकी, ये इमेज है आपकी उस डीएनए की जो शब्द आपको इस चैप्टर में बार बार सुनने को मिलेगा, डीएनए, ठीक है। कौन शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, डीएनए शब्द सुनने को मिलेगा। रुक जाओ भाई, आपको सुनने को मिलेगा कौन सा शब्द, डीएनए शब्द सुनने को मिलेगा। तो मैं आपको एक बार डीएनए के बारे में बता देता हूँ। ऐसे रहता है आपका डीएनए, बढ़िया वाला तो यहाँ पर दे ही रखा है आपको। और इस डीएनए के बीच में यहाँ पर क्या रहती हैं, ऐसे इस डीएनए के बीच में यहाँ पर ऐसे लाइनिंग गई रहती हैं, जैसे यहाँ पर आप ये लाइनिंग देख पा रहे हैं। तो ऐसी करके ये लाइनिंग गई रहती है। अब इसको क्या कहते हैं, अब ये जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, ये तो आपका डीएनए है, लेकिन इसमें जो रेड रेड मैंने बना रखा है, यानी इस के बीच में जो गया है ये लिक्विड, ये जो गया है लाइन, इस लाइन को आप क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे आप जीन। क्या कहेंगे जी, इसको आप कहेंगे जीन। और जीन है आपकी इनहेरिटेंस की, क्या है, जीन आपकी इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट है। यानी जहाँ से आपके गुण आपके पास आते हैं उसमें से सबसे छोटी चीज़ है, जैसे आपके लाइफ की सबसे छोटी चीज़ है आपकी सेल, है ना। लाइफ की सबसे छोटी चीज़ क्या है भाई, लाइफ की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है भाई, आपकी सेल है। उसी तरह से आपकी इनहेरिटेंस की बात करें, यानी जो गुण आपके माता पिता के पास आते हैं, इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस में हम देखते हैं कि इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है जी, इसकी सबसे छोटी यूनिट है जीन। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इसको कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये चैप्टर आपका 3 से 4 लेक्चर्स में आपका ख़त्म होने वाला है, जहाँ तक है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 40 पन्ने दे रखे हैं भाई, तो जहाँ तक है आपका 3 से 4 क्लासेस में ख़त्म होगा। हमें तो कुछ करना नहीं है भाई, टाइटल में पार्ट 4 पार्ट 3 लगाना है, थंबनेल में पार्ट 1 पार्ट 2 लगाना है, और उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। लेकिन इस चैप्टर को डीप में पढ़ाऊँगा, इतनी की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, तभी तो इतने ज़्यादा लेक्चर्स हैं भाई। तो पढ़ लेते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर में करेंगे व्हाट इज़ हेरिडिटी, जिसको हमने थोड़ा सा जाना, और अब इसके
और सारे पार्ट्स को हम लोग आगे करके और ज़्यादा अच्छे से जानते रहेंगे। तो कह रहा है व्हाट इज़ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है इसको जानेंगे। और जानेंगे व्हाट इज़ वेरिएशन। भाई वेरिएशन आप लोगों ने किस में पढ़ा होगा, आप लोगों, हाँ हेरिडिटी आता है आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर के बाद। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर तो मैं तो पढ़ा नहीं पाया आपको, अगर आप लोग कहीं से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है। वेरिएशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं भाई, वेरिएशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि वेरिएशन बता रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, वेरिएशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो वेरिएशन है इसका मतलब होता है अंतर, ठीक है, अंतर। अब ये जो अंतर आ रहा है सुनने में तो लग रहा है कि कोई ख़राब चीज़ है, लेकिन अंतर आना, वेरिएशन आना अच्छी चीज़ है। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया का परिवार है, मान लो आपका कोई परिवार है, इस परिवार में क्या है, इस परिवार में ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपका परिवार है, आपके परिवार में 5 लोग हैं। अब आपके 5 लोग में आपके परिवार की एक कुल आती चल रही है कि आपके पूरे परिवार को कभी मैथ नहीं आई, ना आपके भैया को, ना आपकी दीदी को, ना आपके पापा, किसी को कभी भी मैथ सब्जेक्ट नहीं समझ में आया और सबको आया। तो ये आपके यहाँ का इनहेरिटेंस आ गया है कि आपके परिवार वालों को कभी मैथ समझ में आने वाली नहीं है। तो अगर आपके अंदर वेरिएशन आ जाता है, इसका मतलब पहले आपके परिवार को मैथ समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आपके परिवार को मैथ समझ में आएगी, क्योंकि आपके परिवार में आपके जैसा एक होनहार बच्चा आ गया है जो कि मैथ को लगा लेता है अच्छे से। तो यानी एक प्रकार की ऐसी वेरिएशन है जिस वेरिएशन के चलते अच्छाई भी आई है। इसी तरह से बैक्टीरिया, जैसा कि आपकी किताब में लिख रखा है, तो बैक्टीरिया के लिए क्या कह रहे हैं, बैक्टीरिया के लिए कह रहे हैं वेरिएशन में, मान लो आपके पास क्या है, मान लो हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या है, जो कि हीट में मर जाएंगे, ठीक है, जो कि मान लो किस में मर जाएंगे, जो कि मर जाएंगे हीट में मर जाएंगे, यानी कोल्ड रेजिस्टेंट है, कोल्ड तो सह जाएंगे लेकिन हीट में क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन इसमें एक वेरिएशन आ गई, इसमें से 1000 में से एक कोई ऐसा बैक्टीरिया निकला जो कि हीट रेजिस्टेंट है, जो कि हीट में बच जाएगा। तो यानी आपके 100% कीटाणु जो होते हैं, उन 100% कीटाणुओं में से 99.99% कीटाणु डिटॉल क्यों मार पाता है, डेटॉल आपका 99.99% कीटाणु इसलिए मार पाता है क्योंकि आपका 0.00% जो कीटाणु हैं, 0.001% जो कीटाणु हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके उस चीज़ के रेजिस्टेंट होते हैं जो डेटॉल दे रहा होता है। ये होता है वेरिएशन। अब वेरिएशन में और क्या जानना है, वेरिएशन में हमको जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग गलती से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वैसे आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, आपकी इतना जान ही नहीं है, मतलब जान उसमें लगती ही नहीं है, तो एनर्जी, भाई एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो या तो वेरिएशन बहुत 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 कम होगा, और या तो आप कह दें कि नहीं ही होगा। तो सर आपने तो बताया कि वेरिएशन तो अच्छी चीज़ है, इसका मतलब वेरिएशन जब अच्छी चीज़ है तब हमको क्या करना चाहिए, तब हमको कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे क्या हो, जिससे हमारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, जिससे हमारे बच्चे मैथ जाने, जिससे हमारे बच्चे साइंस जाने, भले हमारे परिवार में कोई जान रहा हो चाहे ना जान रहा हो। तो इसलिए भगवान ने क्या बनाया, इसलिए भगवान ने, आपके बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बनाया, जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वेरिएशंस को पा सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। तो ये तो हो गया आपके वेरिएशन की बात, इतना तो मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट से ही बता दिया, आगे की बात आपको पीपीटीज में दे रखी हैं। अब कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। अगर ये चैप्टर समझना है भाई तो लिख के ले लो मुझसे, इस चैप्टर में आपको कुछ कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे, चाहे वो आपका इनहेरिटेंस हो, ठीक है, चाहे आपका इनहेरिटेंस हो, इनहेरिट हो, चाहे आपका क्या हो, चाहे हमने ऊपर क्या जाना था, चाहे हमने जाना था ट्रेट, चाहे आपके ट्रेड्स हों, चाहे आपके इनहेरिटेंस हों, चाहे आपके ट्रेड्स हों, रुक जाओ, अब देखो, तो चाहे आपके इनहेरिटेंस हो, चाहे आपके ट्रेड्स हों, चाहे आपके क्रोमोसोम्स हों, क्रोमोसोम्स होता है जानते हो, चाहे आपका डीएनए हो, या चाहे आपका जीन हो। तो ये तो मैंने केवल इतना बताया, इसके जगह भी कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तब आप इस चैप्टर को कदुआ नहीं समझ सकते, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब इतना मतलब इतना थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो जब आप इन 3 टॉपिक्स में मेहनत कर चले आएंगे तब मैं आपको बड़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट की ओर लेकर चलूँगा। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपेरिमेंट, हेरिडिटी में मेंडल्स यानी कौन भाई, रानू मंडल का नहीं बात हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है ग्रेगोर जॉन मेंडल की। नहीं तो कह रहे भाई रानू मंडल का, हाँ सर रानू मंडल का तो बहुत योगदान है हमारी हेरिडिटी में तो उसका हेयर लॉस में आपका योगदान है, हेरिडिटी में नहीं है। तो कौन है भाई, तो जब रानू मंडल का नहीं है तो किस मंडल का है, तो ग्रेगोर जॉन मेंडल का है।
किसका है जी? ग्रेगोर जॉन मेंडल। ये आपके बगल वाले चाचा का नाम नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने क्या किए थे, जिन्होंने हेरिडिटी से रिलेटेड क्या किए थे, पी प्लांट में अगर मैं आपको बताऊं, वैसे आगे हम लोग इसको जान भी लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो हेरिडिटी में क्या किया इन्होंने पी प्लांट से क्या किया, अलग अलग टाइप के पी प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कराया। उसमें क्या कराया, रिप्रोडक्शन कराया, और उसके बाद उन्होंने कुछ वेरिएशंस पाए और कई सारे उन्होंने रिजल्ट्स पाए। यानी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कराया। किसका एक्सपेरिमेंट? उन्होंने पीस का एक्सपेरिमेंट कराया, पी प्लांट का। किसका कराया जी? पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट कराया, पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट कराया, जिससे इनको क्या मिले, जिससे इनको मिले कई सारे, क्या मिले, कई सारे जी, कई सारे पुरस्कार तो मिले ही, साथ साथ इनको कई सारे रिजल्ट मिले, कई सारे इनको रिजल्ट मिले, जिन्होंने पूरी हेरिडिटी समाज को चौंका के रख दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मतलब ऐसा कहना पड़ता है, चौंका के रख दिया जी तो चौके के कोई नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पाए। तो इसीलिए हम लोग मेंडल साहब का क्या जानेंगे, कंट्रीब्यूशन जानेंगे आपके हेरिडिटी के अंदर। और आखिरी में हम लोग जानेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी। ये तो भाई आपका टॉपिक में अगर बताऊँ तो ये क्या क्या है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये क्या है, पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये ईजी है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये बहुत ज़्यादा क्या है भाई, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी होने वाला है अगर आपने क्लास 8th में रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा होता तो। और आपका क्या है, इंटरेस्टिंग तो ये है ही भाई, ह्यूमन का तो आपको कुछ भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ने को मिल जाए आपको तो मज़ा ही आ जाती है, तो मुझे पता है ना। तो ये इंटरेस्टिंग तो साथ ही साथ है ही भाई आपके लिए। रुक जाओ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग तो आपके लिए सारे हैं ही। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और आप अगर एनसीईआरटी को अपने खोल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाता है, इसके बाद आपका चैप्टर भी एंड हो जाता है। आपका चैप्टर भी आपको व्हाट डू वी लर्न कहकर ये एक समरी देकर टाटा बाय बाय बोलकर चला जाता है। तो अब इस चैप्टर को शुरू कर देता हूँ भाई। बहुत बढ़िया पीपीटी वैसे आपके लिए आई है, आप लोग देखें तो ये देख रहे, वो एक पीपीटी, क्या गजब की पीपीटी आई है भाई। तो मैं भी कोई इसमें जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करूँगा, चाहे जितने पार्ट्स लग जाएं, चाहे जितने हमें लेक्चर्स लेने पड़ जाएं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरी के पूरे चैप्टर को बिल्कुल डीप से एक एक वर्ड बताते हुए, एक एक फिगर आपको बताते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। सारी चीज़ें फोटो वोटो कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब बताऊँगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है हमने अपने टेबल ऑफ कंटेंट में जाना था कि हमको क्या पढ़ना है। पहली चीज़ पढ़नी है कि व्हाट इज़ हेरिडिटी, जी ये हेरिडिटी क्या है। तो ऊपर भी हमसे कहा गया था कि वो प्रोसेस जिससे क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है कैरेक्टर्स को या फिर ट्रेड्स को, यानी आपके ट्रेड्स ही तो आपके कैरेक्टर्स हैं जी। तो आपके ट्रेड्स को क्या किया जाता है, पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस की ओर, ऑफ स्प्रिंग में, यानी ऐसे नहीं कि ऐसा कोई स्प्रिंग है जो कि ऑफ हो गया है। ऑफ स्प्रिंग यानी ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है, संतान, बच्चा, तो उसको आप ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ऑफ स्प्रिंग को एक साथ इनको लिखना चाहिए था, वरना कैसे काम चले, चलो कोई बात नहीं। क्या है भाई, ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। तो चाहे आपका जो ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को देने को, प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, उसको आप लोग कहते हैं कि जी ये क्या है, ये तो भाई आपकी हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी फिर से बता देता हूँ क्या है, हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, यानी उस प्रोसेस से जिससे क्या करते हैं, जिससे आपके पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग की ओर, अपने बच्चे की ओर क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को या अपने ट्रेड्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, उसको आप लोग हेरिडिटी कहते हैं। कह रहा है इट मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो फीचर्स हैं, जो आपके गुण हैं, क्या हैं, गुण हैं, यानी मैथ ना लगाने के जो गुण हैं, वो सारे के सारे क्या होते जाते हैं, वो सारे के सारे गुण पास होते जाते हैं, कंटिन्यूली क्या होते जाते हैं, जारी रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन गैमीट्स, ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं गैमीट्स में, क्योंकि गैमीट्स में प्रेजेंट होता है आपका डीएनए और डीएनए में प्रेजेंट होता है आपका जीन। हाँ जी, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है आपका, जीन प्रेजेंट होता है, जीन, ठीक है। रुक जाओ, हाँ ठीक है, डीएनए में आपका जीन प्रेजेंट होता है। ये तो हो गए आपके वर्ड्स की बात। अब आ जाते हैं इसके बाद। अब इसमें आप देख सकते हैं पहला वाला क्या दिखा रहा है, पहले वाले में आपको कई सारी शक्लें दिखाई जा रही है बच्चों की, जिसमें दिखाया जा रहा है कि
ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे से क्या है, सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आंटी जी बैठी हैं यानी इनकी माँ जो बैठी हैं, वैसे कितने बच्चे दिए भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हैं इनकी माँ के। तो 6 बच्चे जो इनकी माँ के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो 6 बच्चे हैं इनकी माँ की, ये देखिए ये कहीं ना कहीं क्या है, ये बच्चे कहीं ना कहीं शक्लों में अगर आप देखेंगे तो सेम ही हैं। सेम मतलब एकदम एक तरह नहीं है, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ रखा होगा, लेकिन इनकी शक्लें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैच कर रही हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जो इनके इनहेरिटेंस हैं, इनके पेरेंट्स इन सब के बीच में आए हैं, इसीलिए कुछ कॉमन है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये दोनों कुत्ते हैं, और इन दोनों कुत्तों में भी आप देख सकते हैं कि चाहे आप यहाँ से ले, लेकिन दोनों की जीभ कम निकल रही है, इसलिए सेम सेम है। इसकी जीभ ज़्यादा निकल रही है, एक वेरिएशन आ गया है। चाहे आप इनके कलर्स को लेकर देख लें तो ये क्या है, ये दोनों सेम वाइट कलर के हैं, और ये आपका बीच में कालू आ गया है, और ये कालू के कारण क्या हुआ है, वेरिएशन आ गया है। तो ये भी इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में बता रहा है। और अगर आप लोग अच्छे से देखें तो ये बर्ड्स में क्या है, इन बर्ड्स में भी सेम है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, कहीं कहीं पर डिफरेंस है, बाकी ये सेम है। ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं पर इनकी जो रिप्रोडक्शन हुई है उससे कुछ कुछ इनहेरिटेंस इन सब के बीच में आए हैं। और ये किसके ऊपर है, ये एक मैप के ऊपर है। किसके मैप के ऊपर भाई, ये है मैप आपके ऑस्ट्रेलिया का। जी हाँ, वर्ल्ड कप में हराने वाला हमारा क्या ओशिनिया, उसका ओशिनिया क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट का, ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। इस ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से लोकेशन के बारे में दिखा रहे हैं कहाँ पर कौन सी पाई जाती है। इसी तरह से यहाँ पर वेरिएशन की बात की गई है, जो मैंने आपको बताया कि मान लो ये है आपका हाथ, जिस हाथ में क्या है, जिस हाथ में बहुत सारे हैं जर्म्स, है ना। साबुन से अच्छा है, साबुन से सस्ता है। क्या है भाई, साबुन से अच्छा, साबुन सस्ता, साबुन से अच्छा और साबुन से सस्ता है आपका डेटॉल हो। आपका डेटॉल क्या है, साबुन से अच्छा है और साबुन से सस्ता है। भाई मैं प्रपोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है तो ये क्या है, आपके साबुन से अच्छा है और साबुन से सस्ता है, डेटॉल। ये डेटॉल क्या करेगा, मान लो आपके एग्जांपल के लिए ये ऐसे जहरों को फेंकेगा जो इसमें सेट किए गए हैं कि हम ऐसे जहरों को फेंकते हैं जो कि येलो कलर वाले उनको मार देता है। जो कि क्या करता है भाई, हम ऐसे जहरों को फेंकते हैं जो कि येलो कलर्ड बैक्टीरियाज को मार देता है, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये यहाँ पर 99.99% ये जो येलो कलर के बैक्टीरियाज हैं इनको तो मार गिराएगा, इनको तो मार के ढेर कर देगा। लेकिन अंतर क्या होगा, लेकिन ये जो आपका ग्रीन कलर वाला है जो कि एक वेरिएशन लेकर आया है जी, ये क्या करेगा, ये बच जाएगा। और इसी एक बैक्टीरिया के कारण डेटॉल वालों को बड़े दुख के साथ लिखना पड़ेगा कि हम 99.99% कीटाणु ही मार पाते हैं। इसी तरह से आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी आप देख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ही दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है जी, यहाँ पर ये सब सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ वेरिएशंस आपको यहाँ पर दिख पा रहे होंगे इनके अंदर। इसी तरह से ग्राफ्स में भी आप देख सकते हैं कि कलर्स के वेरिएशन किस तरह से दिख रहा है। इनके फलों का साइज़ चाहे बराबर हो, कहीं में फलों का साइज़ भी छोटा बड़ा है। तो यानी कुछ कुछ चीज़ों में ग्राफ्स होने के बाद भी वेरिएशन लेकर आते हैं, कुछ कुछ चीज़ में इनकी हेरिडिटी हो पाती है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं एक बार इसको अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ और अपने लाइव की स्थिति देख लेता हूँ। रुक जाओ भाई। तो अब हम लोग देख लेते हैं किसको, अब हम लोग देख लेते हैं उस इमेज को जिस इमेज ने आपका दिमाग खोल के रखा है, जिस इमेज के कारण आप बड़े परेशान रहते हैं अपनी क्लास में, क्योंकि उसी इमेज ने आपको बताया कि वो दोस्त आप जिसके साथ हमेशा बैठा करते थे और कहते थे भाई हम और तुम साथ साथ हैं, हम और तुम सेम सेम हैं, उसी ने बताया कि नहीं यार हम दोनों सेम नहीं हैं, हम में क्या है, हम लोगों में अंतर है। आपके कान कुछ इस तरह से होंगे और आपके दोस्त के कान कुछ इस तरह से होंगे। यानी आपके कान के जो ईयर लॉब्स हैं, ईयर लॉब्स मतलब कान की लहर जो होती है ना, लहर मतलब समुद्र वाली लहर नहीं। तो आपकी कान की लॉब्स क्या है, ये लॉब्स यहाँ पर कहीं कुछ कुछ लोगों के कान की लॉब्स फ्री रहती है और कुछ कुछ लोगों के कान की लॉब्स क्या रहती है जी, कुछ कुछ लोगों के कान की लॉब्स जुड़ी रहती है। क्या रहती है, जुड़ी रहती है। किससे, आपकी स्किन से। आप अपनी नज़र घुमा के देखेंगे तो आपकी क्लास में क्या है, आपकी क्लास में अगर 10 में से 3 बच्चे तो कम से कम ऐसे होंगे ही जिनके क्या हैं, जिनके ऐसे फिक्स्ड ईयर लॉब्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो इमेज मैंने पहले बता दी। अब क्या लिख रखा है इसको देख लेते हैं। अब कह रहा है कि मैं जब से इस टीम को बात शुरू किया हूँ, बात कर रहा हूँ, वेरिएशन आ गया जी। ये वेरिएशन क्या है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स ट्रीट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। कह रहा है अगर कोई सेम स्पेसीज है, अगर कोई सेम स्पेसी है यानी कोई सेम जाति है और उसमें क्या हुआ,
उसमें से कोई इंडिविजुअल ऐसा निकल आया जिसकी क्या है, जिसके जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंस हैं अलग उन कैरेक्टरिस्टिक से जो कि उनके उनके वजह से, मतलब मान लो कोई, ये तो हम बहुत अच्छे समझ लेंगे कि मान लो कोई आपका क्या है, कोई आपका, ठीक है, मान लो कोई आपका है परिवार, कोई आपका स्पेसीज़ है, क्या है भाई, ये कह रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ क्या, कि स्पेसीज़ हैं मान लो। तो स्पेसीज़ में आप देखते हैं कि इसमें सबके गुण मान लो लाल लाल हैं, लाल लाल हैं, लाल लाल हैं। तो इन्हीं लाल लाल गुणों के बीच में एक जो आपका हरा गुण वाला भाई है, इसके साथ क्या है, इसके साथ बड़ा भेदभाव है, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी क्या है, जिसकी जो कैरेक्टर्स हैं, जिसके जो ट्रेड्स हैं वो क्या हैं, थोड़े से डिफरेंस हैं उन अमंग बिटवीन उनके बीच में, जो कि उनकी स्पेसीज़ के इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए बहुत एग्जाम्पल अच्छा दे रखा है कि ह्यूमन हाइट इज़ अ ट्रेट विच शो वेरिएशन, अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन ह्यूमन बीइंग इज इन्वॉल्व्स ईयर्स। कह रहा है ह्यूमन हाइट, कह रहा है कि अगर मान लो ह्यूमन की हाइट है कि 5 फुट 5 इंची तक ही रहेगी, तो उसमें अगर कोई 7 फुट का आ गया तो वो अलग दिखेगा, जिसको आप लोग खली कहेंगे। ठीक है, तो यानी जो ह्यूमन की हाइट है ये कहती है कि ह्यूमन की हाइट क्या कहती है कि एक एवरेज ह्यूमन हाइट कितनी होगी, 5.5 तक तो हम लोग सह लेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो लंबू कहा जाएगा, और इससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया तो आपको WWE में ले जाकर भर्ती कर दिया जाएगा, कहेगा कि भाई ये तो नया खली आ गया है, नया गॉडजिला आ गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये क्या दिखाता है, ये वेरिएशन दिखाता है कि हाइट से ज़्यादा लंबा आ गया, या फिर आप छोटे छोटे मान लो 3 फुट से भी कम आ गए जी, 2 फुटी हो गए, तो 2 फुटी को क्या किया जाएगा, 2 फुटी को सर्कस में डाल दिया जाएगा कि चल भाई तू जोकर बन के नाच गा, तू तो बहुत 2 फुटी है। ठीक है, तो चाहे 5.5 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, इनमें क्या होगा, ये एक वेरिएशन लेकर आए हैं उस स्पेसीज से समाज की, जो कि क्या कहती है, जो कि कहती है कि एवरेज हाइट ये लगभग 4 फुट से लेकर के 5.5 तक होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, अगर कोई ऐसी स्थिति में आ गया तो क्या दिखा रहा है, वो वेरिएशन दिखा रहा है, वो अंतर दिखा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल और आपकी किताब का एग्जाम्पल है ह्यूमन इन्वॉल्व्स ईयर। कानों में क्या हो रहा है जी, कानों में भी थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मान लो 90% लोगों की कानों की लहर जो है वो क्या है, वो ऐसे खुली हुई है। तो इनमें से जो 10% की लहर क्या है, बंद है, वो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वो जो 10% वाले हैं वो क्या हैं, वो 10% वेरिएशन लेकर आए हैं। क्या है, द लोएस्ट पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड एयर लॉब। एयर लॉब कहते हैं इसको, कान की लहर कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ पीपल द एयर लॉब इज़ हैंगिंग। बहुत सारे लोगों में यानी लगभग 90% बच्चों में क्या रहती है, यानी लोगों में भी जो एयर लॉब होती है वो हैंगिंग रहती है, यानी एक फ्री एयर लॉब भगवान ने इनको बना कर दी है, जिसको आपकी मम्मी खींच सकें और आपसे कह सके कि करेगा, देगा गाली तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे एयर लॉब्स को आप फ्री एयर लॉब कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। कह रहा है लेकिन जो वेरिएशन लेकर भगवान की तरफ से उत्पन्न हुए हैं हमारे लोग, वो क्या हैं, उनके ईयर लॉब्स तो क्लोजली अटैच्ड होते हैं आपकी उस साइड से जो कि हेड है। यानी अगर आपका क्या है, अगर आपका ये कान है तो ये क्या है, ये आपका कान है, और ये आपका सिर है, ये मान लो आपका सिर है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका जो कान होगा ये इस कान से जुड़ा रहेगा, तब ऐसा सिर रहेगा। समझ रहे हो, इस तरह से कुछ रहेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से इनके कानों से जुड़ा रहेगा। बाकी फ़ोटो में ना समझ में आए तो यहाँ पर आपको दे रखा है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके साथ ही ये कैसे जुड़ रखा है। तो ये जो आए हैं 10%, इनका क्या कहा जाएगा, ये कहे जाएंगे कि वेरिएशन के साथ है। तो सम पीपल एयर लॉब इज क्लोजली अटैच्ड होगा, और ऐसे एयर लॉब को अटैच्ड एयर लॉब कहेंगे, यानी जुड़े हुए एयर लॉब्स कहेंगे। अगला है हाउ आर वेरिएशन एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान ये वेरिएशन एक्यूमुलेट कैसे हो जाता है, यानी यार ये रिप्रोडक्शन तो हो रहा है बढ़िया, और ये इसके बीच में ये वेरिएशन से कैसा आ गया। मतलब ये जब हम हमारे पूरे परिवार में चल रहा था कि इनको मैथ नहीं आती, तब आप जैसा वो विद्वान कैसे पैदा हो गया, यानी वो वाले कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर कैसे आ गए जो मैथ लगा सकते हैं, यानी मैथ को सॉल्व करने वाली कैरेक्टरिस्टिक आई कहाँ से, यानी रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये वेरिएशन वाला प्रोसेस कैसे हो रहा है। फिगर इसका बहुत इजी है, वो मैं आपको बता दूंगा। आगे कह रहा है क्या, हाँ कह रहा है कि वैन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जब आपके ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो द ऑफ स्प्रिंग, जो उनका बच्चा होता है, सो माइनर वेरिएशन, वो थोड़े से थोड़े वेरिएशन दिखाता है, ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन DNA कॉपिंग। अब ये थोड़ा सा अगर मान लो क्या दिखाता है, अगर ये थोड़ा सा वेरिएशन दिखाता है, तब इसका मतलब क्या हुआ, तब इसका मतलब आप साधारण रूप से कह सकते हैं कि जो DNA की कॉपिंग करी गई, अब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे जिसको समझ पाएंगे,
तो डीएनए की जो कॉपिंग करी गई है इनके अंदर वो क्या करी गई है, वो इनएक्यूरेट है, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अगर पूरा एक्यूरेट कर लिए होते कॉपी तो क्या हो जाता, पूरा सेम ही बच्चा आ जाता। कह रहा है दाढ़ी मूछ के साथ वैसे ना आता। कह रहा है दीज वेरिएशन आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या रहते हैं, वेरिएशन बहुत कम आते हैं, यानी सेम बच्चे आने की चांसेस बहुत रहते हैं। और कह रहा है यही वेरिएशन ज़्यादा होते हैं किनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप अपने पापा की तरह, अपनी मम्मी की तरह बिल्कुल से नहीं आ जाएंगे। कह रहा है अगर सम वेरिएशन आर यूजफुल वेरिएशन, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है स्लाइड वाली पहले ही। कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, जो वेरिएशन होते हैं इनमें से कुछ कुछ यूजुअल भी रहते हैं और ये ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस में ढालने में भी उनकी मदद करते हैं। तो सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनमें से कुछ कुछ वेरिएशन ऐसे भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को हेल्प नहीं कर पा रहे होते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस में एडजस्ट करने के लिए। और इसका परिणाम ये होता है कि वो मर जाते हैं और वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे हम डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या हुए, वो अपने आप को जब चिक्सक्लब नाम का आया, एस्टेरॉयड आया, तो अपने आप को पृथ्वी पर नहीं कर पाए, अपने आप को पृथ्वी पर नहीं रख पाए, जीवित नहीं रख पाए, और वो क्या हो गए, और वो विलुप्त हो गए। वहीं पर आपके बंदर और आपके वहाँ पर मतलब बंदर के जो पूर्वज थे, आपके जो गिलहरी के पूर्वज थे, वो क्या हो गए, मतलब ऐसे जीव जो ज़मीन में घुस पाए, वो एस्टेरॉयड के आने के बाद ज़मीन में घुस गए। और जब वो ज़मीन में घुस गए और पानी में घुस गए, यानी जब अंदर हो गए आपकी पृथ्वी की, तब क्या हुआ, तब उनके ऊपर जो उल्का पिंड आया उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। चिक्सक्लब उल्का पिंड का नाम था भाई, चिक्सक्लब नाम था, चिक्सक्लब। तो चिक्सक्लब उल्का पिंड जब आया तो उसका क्या हुआ, उसका जो इफेक्ट था वो इन पानी के अंदर घुसे हुए जीव और ज़मीन के अंदर घुसे हुए जीवों के अंदर कम हो गया। और वही पानी के अंदर जीव और घुसे और वह सारे जीव आगे चलकर जब इवोल्यूट हुए तो आपको, हमको, सबको बनाए। यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको इमेज में दे रहा है, क्या इमेज में यहाँ पर आपको दे रखा है, एक आप कहें तो आपको एक वो दे रखा है, न्यूक्लियस दे रखा है। ये टोटल अगर आप सेल कहें तो ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस सा दे रखा है। न्यूक्लियस क्या दे रखा है जी, न्यूक्लियस, आपको एक न्यूक्लियस दे रखा है। कैसे कह सकता हूँ न्यूक्लियस दे रखा है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर जो क्रोमेटिन है, यानी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ था, वो सेल डिवीज़न के आते ही क्या हो गया है, इस तरह से पेयर के रूप में बन गया है, ये टाणा टाणा बना दिया है। और इसलिए क्या हो गया है ये, इसलिए क्रोमोसोम बन गया है। आप क्रोमोसोम तो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही आएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके न्यूक्लियस है। तो सिंपल सा था, यहाँ पे भी वही है। और उसी का आगे फर्दर आपको क्या दे रखा है, आगे वाला जो मैंने आपको बता रखा होगा उसी को इन्होंने इंग्लिश में लिख के बता रखा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शोज अप ओनली इट कंटिन्यूज इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। कह रहा है कि ये जो वेरिएशन है सिग्निफिकेंट कब हो जाएगी, ये सिग्निफिकेंट जो वेरिएशन है सिग्निफिकेंट तब हो जाएगी जब ये आप ओनली इफ़ इट कंटिन्यू, ये जो वेरिएशन मान लो पहली बार आपके पूरे परिवार को मैथ नहीं आती है, अब इनमें जो पहला बच्चा है जिसको मैथ आती है, तो उसने क्या किया, आप मान लो समझो इसको अच्छे से, आपका जो परिवार था उसमें किसी को मैथ आती ही नहीं थी। अब पहला बच्चा आया जिसको मैथ आती है, ठीक है, पूरे परिवार को मैथ नहीं आती। अब पहला बच्चा इसमें आ गया जिसको मैथ आ रही है भाई, तो इसको मैथ आ रही है, तब होगा क्या कि अब ये क्या करेगा, इसको मैथ आ रही है, अब ये जिसको मैथ आ रही है इसके बच्चे होंगे, तो उनमें भी जाहिर है कि चांसेस तो ज़्यादा हैं कि उनको मैथ आ रही हो, और धीरे धीरे अब उनके बच्चे होंगे तो मैथ आ रही। यानी मतलब ऐसा वंश जिसको मैथ नहीं आ रही थी उसमें केवल एक बच्चा आ जाने से जिसको मैथ आ रही है, क्या हो गया, पूरे वंश को मैथ आने लगी। और अब लोग कहने लगे कि इनको तो भाई मैथ आने लगी है। तो यानी कि अगर एक बच्चा भी ऐसा आ गया, वेरिएशन लेकर आ गया मैथ आने वाली, तो यानी कोई भी एक अगर वेरिएशन लेकर चला आया तो क्या करेगा, वो चीज़ें क्या होगी, वो धीरे धीरे करके कंटिन्यू करने लगेगी, और क्या होगी, और धीरे धीरे करके वो सेवरल जनरेशन तक जब तक कंटिन्यू करेगी तब जाकर वो वेरिएशन कन्वर्ट हो जाएगा एक सिग्निफिकेंस रोल में, आप कह सकते हैं। यानी ऐसा मैथ लगाने वाला बच्चा जो पूरे वंश में एक था, वो धीरे धीरे करके पूरा वंश ही मैथ लगाने वाला हो जाएगा। तो वो जो एक वेरिएशन आया था एक सिग्निफिकेंट रूप में बदल जाएगा अगर यही चीज़ कंटिन्यू होती रही। और कह रहा था ग्रेट इंडिविजुअल ऑफ वेरिएशन टू स्पेसीज इज़ दैट इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइव चेंजिंग इन्वायरमेंट। कह रहा है कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि वेरिएशन आना अच्छी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वेरिएशन आना ग्रेट एडवांटेज है, अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि अगर किसी स्पेसीज़ के अंदर क्या आ गई, स्पेसीज़ के अंदर आ गई आपकी वेरिएशन, तो इससे
उसके क्या हो जाएंगे, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे एनवायरनमेंट में रहने के। यानी अगर कोई बैक्टीरिया है जिसके ऊपर डिटॉल फेंक दिया गया, मान लो आपके बैक्टीरिया हैं, डिटॉल फेंक दिया गया तो इसमें 99.99% कीटाणु मर जाएंगे, लेकिन जो 0.001% कीटाणु बचेगा वो क्या करेगा, उसके चांसेस बढ़ गए हैं इस डिटॉल भरे जीवन में जीने के लिए। अभी भी वही पॉइंट कंटिन्यू है, अभी वही आपका पॉइंटर कंटिन्यू है। कह रहा है फॉर एग्जांपल द एक्यूमुलेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट, सारी चीज़ें वाली मैंने बता दी है वेरिएशन के अंदर। कह रहा है अगर हम क्या देखें, अगर हम लोग देखें हीट रेजिस्टेंट के बारे में, हीट, अब रेजिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंट का मतलब हुआ जी कि वो उससे बच पा रहा है, बच पाना। रेजिस्टेंट का मतलब क्या हुआ जी, रेजिस्टेंट का मतलब होता है बच पाना। यानी अगर आप अपने टीचर से बच पा रहे हैं तो आप टीचर रेजिस्टेंट हैं, अगर आप अपने मॉनिटर से बच पा रहे हैं तो आप मॉनिटर रेजिस्टेंट हैं। यानी जिस चीज़ से आप बच पा रहे हैं उसके आप रेजिस्टेंट हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हीट रेजिस्टेंट, यानी ये हीट से बच पा रहा है, इसका मतलब ये हीट रेजिस्टेंट है। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल द एक्यूमुलेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन इन सम बैक्टीरिया विल इंश्योर इट्स सर्वाइवल इवन द टेम्परेचर एंड इट्स एनवायरनमेंट राइजेस टू मच ड्यू टू अ हीट वेव और सम अदर रीज़न। कह रहा है अगर कोई ऐसा वेरिएशन हुआ, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ऐसा वेरिएशन हुआ कि जो क्या कर सकता है, जो कि हीट में रेजिस्टेंट कर सकता है, तब इससे इसके जो बैक्टीरिया है इसके सर्वाइवल के चांसेस तब बढ़ जाएंगे जब क्या होगा, जब आपके डिटॉल के उस बूंद के अंदर क्या होगा, यानी आपके हाथों में रह रहे उन बैक्टीरियाज का क्या होगा, आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, चाहे वो हीट वेव देकर बढ़ा रहे हों, चाहे किसी अदर रीज़न से बढ़ा रहे हों। लेकिन अगर आपने अपने हथेली का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे जो कि हीट रेजिस्टेंट नहीं थे, हीट से नहीं बच पा रहे थे। लेकिन एक बैक्टीरिया यानी 0.001% बैक्टीरिया फिर से जो कि हीट रेजिस्टेंट लेकर आया था वो क्या कर जाएगा, बच जाएगा। अगर दूसरे हाथ पर हम बात करें कि द बैक्टीरिया विच डिड नॉट हैव दिस वेरिएशन विड्रॉ हीट वुड नॉट सर्वाइव अंडर द सर्कमस्टेंस एंड डाइड। और वही चीज़ जो मैंने बताया कि अब ये 0.001% बढ़ जाएगा तो जो भी डेटॉल कहता है कि हाँ भाई हम तो 99.99% कीटाणुओं को मारते हैं, तो डेटॉल वालों को ये बता देना चाहिए कि वो 99.99% कीटाणु और कोई नहीं, वही कीटाणु हैं जो कि उनके बैक्टीरिया से नहीं बच पाए। यानी यहाँ पर अगर हम हीट की बात करें तो जो अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हीट को, जो कि इस वेरिएशन को लेकर नहीं आया है और वो हीट के साथ विस्टैंड नहीं कर सकता, यानी हीट को नहीं सह सकता है, तब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इस सर्कमस्टेंस में, इस स्थिति में अपने आप को ढाल नहीं पाएगा और क्या हो जाएगा, और मर जाएगा, टाटा बाय बाय कर जाएगा इस धरती से। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है भाई। ये टर्म्स लिखे हैं भाई, टर्म्स नहीं है टर्म्स है, या प्रिंटिंग मिस्टेक है जी, ये टर्म्स हैं, TREMS टर्म्स है। रुक जाओ इसको ठीक कर दूं मैं। अगर हम बात करें तो ये क्या है जी, ये आपका टर्म्स, इसको थोड़ा मोटा कर दूं तब देखो तुम, ये आपका क्या है, ये टर्म्स नहीं है, टर्म्स है आपका। और अगेन येलो 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 जी, येलो येलो, हाँ ये क्या है, ये है टर्म्स, TERMS, ठीक है। ये क्या है, ये टर्म्स नहीं है, टर्म्स है। यानी टर्म मतलब तो होता है मतलब उसकी बारी, लेकिन ये बारी नहीं है, ये क्या है, ये आपका टर्म्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो कि आपके इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो कि आपको NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर कदम पर, हर सेंटेंस, हर में ये क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेंगे, टर्म्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये टर्म्स नहीं समझ सकते हैं तब आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं। मैंने भी जब ये चैप्टर पढ़ा था मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। कह रहा है भाई ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं जो कि हेरिडिटी से इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म है आपका न्यूक्लियस, दूसरा टर्म है आपका क्रोमोसोम और तीसरा टर्म है आपका DNA। अब इनमें से इन टर्म्स को मैं एक बार आपको ऊपर से बता देता हूँ। न्यूक्लियस क्या है, आपकी जो सेल है, इस सेल को कंट्रोल करने वाला जो भाग है उसको आप लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको आप लोग ह्यूमन ब्रेन नहीं सॉरी, इसको आप लोग कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल कहते हैं, किसको, न्यूक्लियस को। अब इन न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप लोग क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवीज़न का आता है, यानी जब न्यूक्लियस सेल का मन कर रहा होता है सेल डिवीज़न करने का, तब ये क्रोमैटिन इन पेयर्स में बन जाता है, यानी 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम में बदल जाता है। 23, हाँ, तो 23 पेयर्स में बदल जाता है। और ये पेयर्स जो होते हैं बदल जाता है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेल डिवीज़न के लिए। अब अगर बात करें तो यह जो आपके क्रोमोसोम है ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करता है आपका DNA।
और ये डीएनए है आपका ब्लूप्रिंट, आपके बाल कैसे होंगे, आँख कैसे होंगी, आपकी नाक कैसे होगी, इन सारी चीज़ों का पूरा ब्यौरा लेकर बैठा है आपका डीएनए। और इसमें भी अगर हम, और अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इसमें भी अगर और डीप बात करें तो इसके बीच में ये जो बीड़ियाँ लगी हुई हैं, जो तीलियाँ लगी हुई हैं, क्या है ये? तीलियाँ नहीं है, ये जीन है। और ये जीन तो आपका क्या है, बेसिक यूनिट है। इस जीन के अंदर अभी साइंटिस्ट नहीं जा पाए हैं। तो ये जो आपका जीन है ये बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, यानी ये एकदम बेसिक चीज़ है, यहाँ से आ जाएगा। अब न्यूक्लियस क्या है भाई, इन पीपीटी वालों को भी पता है कि आपको पता है न्यूक्लियस क्या है, तो इन्होंने न्यूक्लियस को क्या कर दिया, न्यूक्लियस से लोग पार कर गए हैं। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रोमोजोम इन्होंने बताया, क्रोमोजोम देख लेते हैं। कह रहा है अगर ईच सेल की बात करें तो हर सेल में, यानी ईच सेल में, एक सेल में एक न्यूक्लियस, तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब एक पेयर में 2 जोड़ी होते हैं, यानी आप जो जूता पहनते हैं आप कहते हैं एक जोड़ी जूता है, तो जूते के अंदर 2 जूते रहते हैं ना। तो वैसे जो 23 पेयर्स हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 23 टू जा 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, रिबन लग रहा है ना ये। कह रहा है क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं कहा जाएगा, थ्रेड लाइक तो आपके क्रोमेटिन होते हैं। कह रहा है लेकिन तभी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ही तो होते हैं भाई, बच्चे तो उसी के हैं। तो कह रहा है कि ये क्या है, क्रोमोसोम इज अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या है, आपके न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए रखता है, आप मतलब वो ऐसा डीएनए रखता है जिसके अंदर जीन होता है। यानी सिंपल ये कहना चाह रहा है कि क्रोमोसोम आपका क्या बनाता है, क्रोमोसोम आपका डीएनए बनाता है, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, डीएनए के अंदर आपके जीन होते हैं जो आपका सारा दस्तावेज रख रहे हैं। अब जीन क्या है भाई, जीन तो बहुत देर से बोल रहा हूँ, जीन क्या है। तो ये आपके न्यूक्लियस के बीच में जो बीड़ियाँ लगी हुई हैं, 10-12 बीड़ी जो लगी हुई है, जो सिगरेट लगी हुई हैं, बीड़ी जो लगी हुई हैं, क्या है, जीन है, जीन है जीन। कह रहा है जीन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिस जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। कह रहा है ऑन क्रोमोसोम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, ये क्रोमोसोम पर लगे हुए डीएनए के क्या हैं, सेगमेंट हैं। और ये जीन क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक ट्रेट लाइक आई कलर और हाइट, आपकी हाइट कितनी होगी, आपके आँखों का रंग क्या होगा, नाक टेढ़ी होगी, मुंह सीधा होगा, इन सारे चीज़ों का दस्तावेज रखता है आपका जीन रखता है। ठीक है, जीन रखता है। कह रहा है एलएलए क्या है भाई, एलएलए है आपका आर अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ दोज जीन दैट कैन डिटरमाइन वेरिएशन। कह रहा है अब आपने वेरिएशन तो ले लिया, अब इन वेरिएशन को डिटरमाइन करता है आपका एलएलए। कह रहा है इन ट्रेड्स सच एज ब्लू और ब्राउन आइज। अब कह रहा है आपके पूरे परिवार की ब्लैक आइज थे, लेकिन आप ब्लू और ब्राउन आइज लेकर चले आए। ठीक है, तो इसको पहचाना कौन, इसको पहचाना आपका एलएलए। और या आपका पूरा परिवार मीडियम हाइट का था, तो आप लंबू आ गए, आप छोटे आ गए, इसको भी कौन पहचानेगा, आपका एलएलए पहचानेगा। यानी आपके जो वेरिएशंस हो रहे हैं, इन वेरिएशंस को पहचानने का काम कर रहे हैं आपके जीन। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से लाइव मेरी अच्छे से चल नहीं रही है, इसीलिए लोग आकर भाग जा रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर हमारे पास टाइम ही बहुत ज़्यादा है, हम मेरे ख्याल से इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कवर कर पाएंगे। छोटे छोटे हैं ना इसके, वो छोटे छोटे हैं भाई, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, टाइम हमारे पास भरकर है। मेरे ख्याल से 2 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब कह रहा है जीनोटाइप क्या है भाई, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, जीनोटाइप समझ भी लेते हैं। जीनोटाइप कह रहा है जीनोटाइप इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन प्रेजेंट है, इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको आप लोग जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप इज ऑलवेज पेयर ऑफ टीटी। हाँ, आपका जो ग्रेगोर जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा, मेंडल एक्सपेरिमेंट, जैसे मैम नहीं आती कहती हैं आपका असाइनमेंट जमा होने वाला है, तो वैसे ही आपका आगे चलकर आपका जो मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट होने वाला है, उस एक्सपेरिमेंट में काम करेगा आपका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है भाई, जीनोटाइप है आपका ऐसे जीन जो कि क्या होते हैं, जो कि जीनोटाइप इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में जो जीन प्रेजेंट हैं उनके डिस्क्रिप्शन का दस्तावेज रखता है, जो आपका जीनोटाइप है। जीनोटाइप हमेशा पेयर ऑफ ऐसे टी मतलब कैपिटल टी, ऐसे टी और टी, यहाँ पर इस तरह के पेयर्स में हमेशा रहता है, जिसको आपको एक्सपेरिमेंट में बहुत देखने को मिलेगा। जहाँ पर क्या है, कह रहा है वेयर जो बड़ा वाला टी और टी है डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। कह रहा है जिसमें जो ये टी रहेगा, समझ लो इसमें जो आपका क्या है, इसमें पहले तो आपका क्या रहेगा, जो इसमें पहला है आपका टी। तो टी का मतलब क्या है, टी का मतलब जो टिकट चेक करता है वो तो टी है ही। यहाँ पर टी का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम जीन रहेंगे,
सेम फॉर्म भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जीन तो हमेशा सेम ही रहते हैं, तो ये क्या रहेंगे, सेम फॉर्म रहेंगे। नंबर 2 पर अगर हम बात करें, एक कैपिटल टी है, एक छोटा टी है, तो ये आपका सरासर दिखाता है कि आपके जीन भले सेम हों, आपके जीन जो हैं, जीन ये भले सेम हो, लेकिन आपका जो फॉर्म है ये क्या रहेगा, ये फॉर्म आपका डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। यानी एक बड़ा वाला फॉर्म रहेगा, एक छोटा वाला फॉर्म रहेगा। यहाँ पर आप लोग दिखा भी रखा है कि इस क्रोमोसोम में हम क्या देखते हैं, इस क्रोमोसोम में हम लोग देखते हैं ये आपका जीनोटाइप है, ये आपका क्रोमोसोम है। इसमें भाई आपके उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी आपके जीनोटाइप से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब एक तो हो गया आपका जीनोटाइप, एक आ जाते हैं इसी की राग पढ़ लेते हैं जो कि है फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप भाई दोनों भाई भाई थे, बाद में हो गई लड़ाई, हीरो हो गया अलग, होंडा हो गया अलग। तो कह रहे हैं फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट विच इज़ विजिबल टू ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप। कह रहा है कि आप कुछ कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन जो ऐसे ट्रेट जो दिखते हैं, ठीक है। फिनो 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 में क्या क्या क्या, क्या साउंड आ रहा है, फिनो में आपका साउंड आ रहा है पी का, पी एच, और पी एच का मतलब होता है फोटो, और फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और सनलाइट ही आपका सारी चीज़ दिखाती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप है आपका ऐसे ट्रेट जो कि आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, मान लो आपका ये प्लांट है, इस प्लांट में जो दिख रहा है वेरिएशन, ये क्या है, ये आपका फिनोटाइप है। इसका जो, अब इसकी बहनों को तो नहीं ला रखा है वरना मैं आपको दिखाता, तो इनमें सारे जो इनके वेरिएशन दिख रहे हैं, चूहे की आँखें लाल ही हैं, इस मधुमक्खी, ये भाई ये शक्तिमान वाली मधुमक्खी लग रही है मुझको, ये फ्लावर का रंग है, जो ये आपके सारे फ्लावर्स का रंग है, जो प्लांट का आपका सिस्टम है, सब क्या है, ये सब आपका फोनोटाइप है, फिनोटाइप है, सॉरी ये आपका फिनोटाइप है, जो कि क्या करता है, जो कि जो दिख रहे हैं आपके वेरिएशन आपके उनके अंदर, उसके बारे में आपको बताता है। अब आता है आपका फिनोटाइप के बाद, अब बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट वाले पोर्शन के ही आप अंदर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के ट्रेड्स होते हैं। इसको मैं ही समझा देता हूँ। ट्रेड्स कितने तरह के होते हैं जी, ट्रेड्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक लेता हूँ वाइट कलर, थोड़ा इसको करता हूँ बड़ा और शुरू हो जाता हूँ। कह रहा है हमारे जो ट्रेड्स हैं, इतनी देर से बात कर रहा हूँ ट्रेड्स की, ट्रेड्स आपके क्या होते हैं, ट्रेड्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका कौन सा ट्रेड भाई, एक तो आपका रिसेसिव ट्रेड होता है, रिसेसिव ट्रेड, और एक आपका डोमिनेंट ट्रेड होता है, मुझे याद आ गया, एक आपका डोमिनेंट ट्रेड होता है और एक आपका रिसेसिव ट्रेड होता है। तो कुछ भी जब आपका क्या होता है, आपका जब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, अरे भाई जब आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, तो इस एक्सपेरिमेंट में निकले हुए प्रोडक्ट्स के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट्स में निकले हुए प्रोडक्ट्स के अंदर जो जो दिखता है, जो कि क्या होता है, जो कि आपको दिखता है, विजिबल होता है, क्या होता है, विजिबल ट्रेड, जो आपको विजुअल ट्रेड्स होते हैं, यानी जो दिखने वाले ट्रेड्स होते हैं, उनको आप लोग डोमिनेंट ट्रेड्स कहते हैं। और रिसेसिव ट्रेड्स क्या हैं, ऐसे ट्रेड्स जो कि क्या हैं, जो कि दिखाई देने वाले नहीं हैं, जो कि मतलब जो कि उस जब उन्होंने पॉलिनेशन कराया, ब्रीडिंग कराया, तो उन प्लांट के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन आ तो गई, लेकिन अभी दिख नहीं रही है। और इसके मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये क्या है, विजिबल ट्रेड नहीं है, ये नॉट विजिबल ट्रेड हैं, यानी ऐसे ट्रेड हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं भाई हमको, ये विजिबल ना होने वाले ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, द ट्रेड्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है कोई ऐसे ट्रेड जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर क्या होते हैं, ऐसे ट्रेड्स जो कि विजिबल होते हैं, जो कि एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, उन ट्रेड्स को आप डोमिनेंट ट्रेड्स कहते हैं, जिनको कैन बी सीन, जिनको देखा जा सकता है। और रिसेसिव ट्रेड्स क्या है, रिसेसिव ट्रेड है इसका पार्ट नंबर 2, यानी इसका छोटा भाई। ऐसे ट्रेड जो कि दिखते एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, उनको आप लोग डोमिनेंट एलएलए कहते हैं, या फिर आप लोग रिसेसिव ट्रेड्स कहते हैं। आगे आता है F1 जनरेशन। इस सब मैं आपको बताऊं तो आपका वही चल रहा है जो हमने मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट देखा था ना, तो ये मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट का काम चल रहा है, ग्रेगोर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट का। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब सबसे पहली बार इन्होंने ब्रीडिंग कराई थी, इन्होंने सबसे ब्रीडिंग कह रहा हूँ,
इन्होंने सबसे पहली बार जब क्रॉस कराया था तब क्या हुआ था, तब इनका F1 जनरेशन के सारे पी प्लांट्स आए थे। जब 2 पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी इज़ फर्स्ट फिली, तो कह रहे हैं इन्होंने सबसे पहली बार है ना, इन्होंने क्या किया, ऑफस्प्रिंग जो बनाई, ये क्या बनाए, ये फर्स्ट बार बनाई, यानी ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि क्या बना है, जो कि 2 पेरेंट्स क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं, 2 पेरेंट्स रिप्रोडक्शन किए हैं, जिससे क्या हुआ है, कोई प्रोजनी बनी है। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन थी पहले। तो हाँ जी, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, बच्चा, और प्रोजनी का मतलब होता है आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी उत्तराधिकारी नहीं कहेंगे आप, नेक्स्ट जनरेशन को जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। मैं नेक्स्ट जनरेशन लिख देता हूँ, यानी या फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इसको आप लोग कहेंगे कि ये क्या है, मेरी प्रोजनी है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन कहते हैं। कह रहा है व्हेन फर्स्ट जनरेशन प्रोजनी क्रॉस प्रोड्यूस सेकंड प्रोजनी, यानी मान लो इनके इन्होंने यही किया है, मान लो इन्होंने आपके उसमें चैप्टर में क्या किया है, एक बड़ा प्लांट है प्ली का, एक छोटा प्लांट है। इन्होंने जब किया तो क्या हुआ, सारे के सारे बड़े प्लांट आए, सारे के सारे बड़े प्लांट आए। अब इन्होंने इन दोनों बड़े प्लांट्स को लिया, और जब इन दोनों बड़े प्लांट्स को इन्होंने किया तब क्या हुआ, कई सारे बड़े बड़े प्लांट्स आए, लेकिन इनके बीच में एक आपका छोटा प्लांट भी आया। तो कह रहा है पहला वाला ये जो हुआ, ये आपका क्या था, ये आपका F1 था, और ये जो नीचे हो रहा है ये आपका F2 है, यानी क्या है, ये आपका सेकंड प्रोजनी है, यानी आपके सेकंड ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ भाई इसको। कह रहा है कि अब होमोजियस क्या है, होमोजियस द कंडीशन, ठीक है। होमोजियस मतलब ये सब आपका एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। होमोजियस दो चीज़, मतलब इसे 2 शब्द से बना है। एक है आपका होमोजियस, होमोजियस में एक तो आपका मेन शब्द है होमो, और जहाँ पे लिखा रहे होमो वहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। ये ठंडा ठंडा कूल कूल की बात नहीं कर रहा है, सेम सेम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेम सेम की बात कर रहा है। जैसे आपको आपकी क्लास की टॉपर अच्छी जब लगती है तो आप उसके पास जाके क्या कहते हैं, अरे सेम सेम, मेरी भी नटराज की पेन, तुम्हारी भी नटराज की पेन, है ना। तो आप लोग सेम सेम जो करते हैं वही 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 मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर होमो का काम कर रहे हैं। कह रहे द कंडीशन इन विच बोथ जीन आर सेम टाइप प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर जो दोनों जीन बने उनके टाइप्स प्रेजेंट जो थे वो सेम थे, यानी 2 जीन यहाँ पर आपको दिख रहा है बने हुए, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं आया भाई। देख सकते हैं आप, डिट्टो एकदम क्या बने, डिट्टो एकदम, डिट्टो आपका क्या बना, डिट्टो आपका एकदम सेम बना, एकदम मज़ा ही आ गया इस फिगर में, डिट्टो सेम आपका बन गया, एक भी अंतर नहीं हुआ। आप चूँकि इसमें एक भी अंतर नहीं हुआ इसलिए आप क्या कहेंगे, एक भी अंतर नहीं हुआ इसलिए आप कहेंगे कि बधाई हो, ये तो क्या है आपका, ये आपका क्या है जी, ये आपका होमो, ये आपका क्या है, ये होमोजीगस है, होमोजीगस है, ठीक है, होमोजीगस है। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे कंडीशन जिनमें क्या है, दोनों जीन क्या हों, सेम टाइप हो के हों। एग्जाम्पल है एन ऑर्गेनिज्म हैज़ बोथ जीन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर पहले बता रखा था, अगर डबल टी लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी फॉर्म सेम है, यानी ये दोनों क्या है, सेम सेम है। इनका मतलब है कि इनकी जीन जो है वो डॉर्फनेस आर रिटेन इन टी, यानी मान लो कोई जीन है, ठीक है, और इन जीन में हम क्या देखते हैं, मान लो कोई जीन है और इन जीन में हम देखते हैं कि पहले टी आ गया, इसका मतलब जो इसके 2 प्लांट्स बने वो क्या बने, वो दोनों के दोनों बड़े बने। इसी के अलावा अगर हम लोग क्या करें, इसी के अलावा अगर हम लोग स्मॉल टी का यूज़ करें तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, छोटे छोटे प्लांट बने, यानी जो बौने प्लांट बने हैं जी। लेकिन ये तब भी होने के बाद ये क्या है, ये दोनों सेम है, ये क्या है, ये होमोजियस हैं, और ये दोनों सेम है, ये दोनों होमोजियस हैं, ठीक है। होमोजियस मतलब सेम सेम, समझ लो, होमोजियस यानी जो नेचर सेम दिखाएं। एग्जांपल के लिए अगर आपका 2 बड़े प्लांट है तो होमोजियस है, और 2 छोटे प्लांट है तो वो भी होमोजियस है। अब होमोजियस के बाद हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस के बाद हेटेरोजीनियस, हेटेरो मतलब जी नॉट सेम, नॉट सेम आप कह सकते हैं यहाँ के लिए हेयर। अब इस वाले फ़ोटो में क्या देखते हैं, इस फोटो में देखते हैं वैसे सेम था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस ब्लैक वाले के साथ झोला कर दिया, ये ब्लैक वाला इसके साथ सेम सेम नहीं आ पाया, इस ब्लैक वाले ने इसको धोखा दे दिया, ठीक है, और ये ब्लैक वाला सेम नहीं हो पाया, यानी उसी का उल्टा, यानी जहाँ पर ये जो जीन हो सेम ना हो, जीन जहाँ पर हो डिफरेंट टाइप के हों। एग्जाम्पल के लिए वही कि अगर टी और टी ले लिया है, इसका मतलब एक जीन आपका है टॉल वाला और एक जीन है आपका शॉर्ट वाला, एक है आपका टॉल वाला, एक है आपका डॉर्फ वाला। लेकिन क्या होगा, लेकिन चूंकि ये टी जो है आपका बड़ा वाला टी, यही क्या है, चूँकि ये जो आपका बिग टी है, ये वाला टी है, ये क्या है, ये आपका डोमिनेंट रेट क्या है, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए क्या होगा, आपके प्लांट्स में बड़ा वाला ही दिखेगा।
अब आ जाते हैं ये घुमा फिरा कर जिसकी बात कर रहे थे, आ जाते हैं उस एक्सपेरिमेंट की ओर। एक्सपेरिमेंट है आपका जॉन मेंडस एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद भाई, हाँ, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को मेरे ख्याल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए। रूल्स ये 1-2 स्लाइड पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। हाँ, क्लास को हमारी ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हम लोग क्या करेंगे, 2 स्लाइड पढ़ेंगे। ये हैं आपके कौन, ये हैं आपके साहब, ये हैं हमारे साहब। कौन है ये हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। कौन है ये है, अच्छा, जैसे हमने कहते हैं मम्मी ये कौन है, तो मम्मी कह रही हैं कि चुप होके बैठ जा, क्योंकि ये कौन है, ये हैं आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल। कौन है ये, ग्रेगोर, टाइगर नहीं, ग्रेगोर, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल जी हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनका कंट्रीब्यूशन हमको पढ़ना था। कह रहा है ग्रेगोर मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिफिक टू मेक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विच इन्वॉल्व्ड द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन पेरेंट टू प्रोजनी। कह रहा है हमने ये पढ़ा कि हेरिडिटी है ही ऐसा इनहेरिटेंस जो कि एक पेरेंट्स अपनी प्रोजनी को देता है। इसका ग्रेगोर मेंडल यानी ग्रेगोर के बीच में जॉन भी लगेगा, यानी ग्रेगोर जॉन मेंडल ने क्या किया, इसके बीच में मतलब इनकी एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी की इन पैटर्न्स की, जो कि इनहेरिटेंस के लिए आता है। और इनको करने के लिए इन्होंने वही सारे मेथड, वही सारे टर्म्स का ऊपर यूज़ किया जिसको हमने ऊपर पढ़ा है। कह रहा है ही डिड दिस बाय यूजिंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट। इन्होंने क्या किए, पी प्लांट के डिफरेंट वेराइटीज़ ली। पीसियम स्टीवियम क्या लिया, पीसियम स्टीवियम लिया, विच इज़ ही ग्रू इन हिज गार्डन। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने 2 भिन्न भिन्न वैराइटीज़ के क्या लिए, पी प्लांट लिए और इनको अपने बाग में उगाया। कह रहे मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गार्डन। मेंडल ने क्या किया, अपने गार्डन में सारे पी के क्या किए, अलग अलग दिखने वाले पी को क्या किया, इकट्ठा किया, जो कि क्या थे, किस तरह से अलग थे, जो कि शेप ऑफ सीड में अलग थे, यानी सीड का शेप कुछ कुछ का अलग था, या कुछ कुछ के राउंड सीड आते थे, कुछ कुछ के रिंकल्ड सीड आते थे। ठीक है, कह रहा है कुछ कुछ के कलर्स में अंतर था, जैसे कुछ कुछ येलो सीड्स थे, कुछ कुछ ग्रीन प्लांट थे, कुछ कुछ येलो प्लांट थे, कुछ कुछ ग्रीन प्लांट थे। ये देखो येलो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है। ठीक है, रिंकल्ड मतलब वाइट। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, फिगर कोई बता रहा हूँ, फिगर नहीं, टेबल है, अच्छी टेबल है ये। कह रहा है और क्या है, हाइट ऑफ प्लांट में कुछ कुछ टॉल लिए और कुछ कुछ डॉर्फ लिए, कुछ कुछ लंबे लिए और कुछ कुछ बौने दादा को लिया इन्होंने। कह रहे और कुछ कलर ऑफ फ्लावर, यानी इनमें जो फ्लावर आ रहे हैं उनके कलर्स को भी इन्होंने क्या किया, उनके कलर्स के साथ भी इन्होंने झोल झोल कर दिया, जिसमें कह रहा है कुछ वाइट कलर्स के लिए और कुछ वायलेट कलर के इन्होंने लिए, और सुगौन यानी और तरीके से भी इन्होंने अंतर डाले। अब इसको हमने क्या किया जाना, हमने जाना कि इनके ये सीड्स के शेप में, प्लांट्स में, इनकी हाइट में, और क्या इनके कलर्स में, इनके फ्लावर्स कलर में, इन तरह से इन्होंने अंतर लिए। और इन तरह के अंतर को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल ये टेबल बनाई। टेबल में आप देख सकते हैं, अगर सीड्स की बात करें तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने क्या लिया, सीड्स में ब्लू कलर निकालता हूँ, और सीड्स में इन्होंने क्या किया, सीड्स में इन्होंने कुछ क्या लिए, कुछ लिए ग्रे सीड्स थे, है ना, या कुछ, अगर हम लोग बात करें साइटोलॉन्स की, इससे तो नहीं पूछा जाएगा, आप कलर जान ले। अगर सीड्स की बात करें तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने कुछ लिए ग्रे और राउंड सीड, और कुछ इन्होंने लिए वाइट रिंकल्ड सीड। ठीक है, इन्होंने कुछ लिए जो ग्रे थे और राउंड थे, गोल गोल थे, और कुछ इन्होंने लिए जिसके सीड्स वाइट थे और रिंकल्ड थे। अब कलर की बात करें तो इन्होंने क्या लिया, 2 तरीके के लिए, एक जिसके सीड्स जो आते थे वो येलो आते थे, और एक जिसके सीड ग्रीन आते थे। और इन्होंने बात करें किसकी, अब अगर बात करें, हम लोग दिन भर बातचीत करते हैं हम लोग, तो आइए एक बार और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब अगर हम बात करें फ्लावर्स में, तो फ्लावर्स में कलर्स ही हो सकते हैं। कलर्स में इन्होंने कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स दे रहा था जो प्ली प्लांट, उसका लिया, और कुछ जो वायलेट कलर दे रहा था उसका लिया। पॉड की बात करें, यानी इसके फल की बात करें, इसकी छीमी हमारे यहाँ कहते हैं, छीमी की बात करें तो छीमी में हम क्या देखते हैं, छीमी यानी फल ही आप समझ जाइए। इसकी छीमी में हम देखते हैं कि कुछ लिए जिनमें क्या थे, जिनमें फूल भरे हुए थे, कुछ इस तरह के लिए, और कुछ लिए जिनकी कॉन्ट्रास्टेड थे, जिनमें कुछ कम कम भरे हुए थे। और येलो कलर की बात करें तो इन्होंने येलो कलर के पी प्लांट लिए और ग्रीन कलर के पीस वाले प्लांट भी लिए। फाइनली आपका आता है क्या, इसके बाद और कुछ है, अच्छा भी है थोड़ा सा। कह रहा है कि स्टेम प्लेस साइज, कह रहा है जो इसका स्टेम है क्या हुआ, प्लेस और साइज की बात करें तो प्लेस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको एक्सियल पॉड्स और फ्लावर्स के पास रखा, और टर्मिनल पॉड्स और फ्लावर टॉप्स के पास रखा, यानी दो तरह के लिए, एक जहाँ पर जो पॉड्स आ रहे थे वो
बीच में आ रहे थे इनके स्टेम के, और एक जहाँ पर ऊपर आ रहे थे, इस तरह के अंतर वाले लिए। और कह रहा है कि इन्होंने अगर बात करें साइज की तो इन्होंने लंबे वाले ले भी लिए जिनकी 6 से 7 साइड थी, और शॉर्ट वाले के भी लिए जिनकी -1 फीट से भी कम साइड थी। -1 यहाँ पर 1 फीट की बात करना चाह रहे होंगे ये। अब इनका फाइनल साइड आज की क्लास की पढ़ लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को मतलब आज की क्लास खत्म करेंगे। अब कह रहे हैं मेंडल चूज अ पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज। इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया भाई? देखने में तो आम का पौधा भी अच्छा लगता है, तो इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया? तो पी प्लांट को चूज़ करने के पीछे कारण ये था कि पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस विच वर इजी टू आइडेंटिफाई। कह रहा है अगर आप पी प्लांट लेते हैं तो इसके अंदर आपको क्या दिखते हैं, इनके अंदर जो क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशंस क्या रहते हैं, ये वेरिएशंस साफ साफ दिख जाते हैं, इसलिए आपको मजा आ जाती है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता भाई इंजेक्शन लगा करके, थर्मोस्कोप लगा करके, मतलब टेलीस्कोप कह रहा है भाई, माइक्रोस्कोप लगा कर नहीं देखना पड़ा इनको। कह रहा है पी प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेटिंग विच इनेबल देम टू प्रोडक्ट नेक्स्ट जनरेशन। अर्ली जब आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने 2 बार इसमें क्या किया था, पॉलिनेशन कराया था। तो चूँकि 2 बार पॉलिनेशन कराने में इनको आराम इसलिए रहा क्योंकि दोनों बार इन्होंने पी प्लांट का यूज़ किया। और पी प्लांट क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जो कि इनकी नेक्स्ट प्रोडक्शन की, मतलब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आने रहती है, अच्छा लिखें जनरेशन, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आने रहती है वो अर्ली, मतलब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आने में इनको आराम देता है, मतलब जिनको लाना है, यानी समझो ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है आपका पी प्लांट, तो आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल को दिक्कत नहीं हुई नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए, यानी F1 जनरेशन से आपकी F2 जनरेशन लाने में ग्रेगोर जॉन मेंडल को ज़्यादा बामुशक्कत नहीं करनी पड़ी। कह रहा है एनी जनरेशन ऑफ पी प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम स्पैन एंड देयर स्टडी इज मच सिंपलर देन दैट ऑफ फैमिली। कह रहा है कि अगर हमको, इन्होंने कहा भाई पढ़ना तो मुझको हेरिडिटी है, कह रहा है एक्सपेरिमेंट तो मुझे हेरिडिटी का ही करना है, तो क्यों मैं अपना दिमाग खपाऊँ? इससे बढ़िया मैं ये ना करूँ कि मैं ऐसी एनी जनरेशन ऑफ पी प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम। कह रहा है कि मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा प्लांट लूँ पी प्लांट, क्योंकि जो कि क्या करे, जो कि शॉर्ट टाइम में ही ग्रो हो जाए, मेरा टाइम भी ना जाए, और इतना सिंपल रहे, इतना सिंपलर रहे कि एनिमल्स की तरह मुझे दिमाग ना खपाना पड़े, एनिमल्स की तरह कॉम्प्लेक्स वाला काम ना करना पड़े, सिंपल हो जाए। यानी यहाँ पर हमने 3 चीज़ पढ़ी। पहली बात तो यहाँ पर चीज़ें दिख रही थी, विजुअल थी। दूसरी बात यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर जो पी प्लांट था इसका, ये लोग अच्छे से, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे थे, इसीलिए ये नेक्स्ट लाने में, इनको प्रोजनी लाने में, नेक्स्ट जनरेशन F2 लाने में इनको दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि ये जो पी प्लांट थे सिंपलर थे, ये एनिमल की तरह मुश्किल नहीं थे, और इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी ये कंपेरेटिवली शॉर्ट टाइम में आ भी जा रही थी। तो आशा करता हूँ आपको आज की स्ट्रीम अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक स्ट्रीम बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको आपको आज रात में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसमें आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी मिलूँगा मैं आपको इसी, कहीं पर मत जाइएगा भाई, मिलूँगा आपको कहाँ पर, मिलूँगा आपको इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे। इस पार्ट 1 में मैंने क्या किया, पार्ट 1 में मैंने सारी बोरिंग चीज़ें आपकी जो थी वो ख़त्म कर दी। मेरी ख्याल से आपको बोरिंग नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया, मैंने बोरिंग चीज़ें ख़त्म कर दी। अब कमर कस लो, क्योंकि जो पार्ट 2 आने वाला है क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। ठीक है, तो पार्ट 2 के साथ आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपनी रिकॉर्डिंग बंद करो यार, स्ट्रीम तो बंद होती रहेगी।